हेलो डियर स्टूडेंट। कल हमारा टॉपिक चल रहा था oogenesis अंडजनन, और ये टॉपिक जो है अपना बीच में रह गया था। और इसमें हमने इसकी दो फेज जो हैं, दो प्रावस्था वो पढ़ ली थी, एक गुणन प्रावस्था और एक वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, ग्रोथ फेज। तो सबसे पहले होता क्या है, वही प्रीमोर्डियल जर्म सेल, उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते जा रहे हैं, जिसके कारण इनकी संख्या में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। और समसूत्री विभाजन जब हुआ, उसके बाद बनने वाली जो कोशिका होती है उसको बोला जाता है उगोनिया। और ये उगोनिया भी कैसी होती हैं, 2n होती हैं। उसके बाद हमने नंबर 2 पे पढ़ी थी ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज जो है वो हमने पढ़ी कि अंडजनन की जो ग्रोथ फेज होती है, वृद्धि प्रावस्था होती है, वो शुक्र जनन की तुलना में काफ़ी जटिल और काफ़ी बड़ी होती है। और हमने इसमें दो स्टेज पढ़ी थी वृद्धि प्रावस्था में। नंबर 1 पर पितक पूर्व वृद्धि प्रावस्था और एक पितक वृद्धि प्रावस्था, ये दो स्टेप पढ़ी थी हमने। और हमने ये पढ़ा कि जो पितक पूर्व वृद्धि प्रावस्था है, इसके भी हमने दो स्टेप पढ़ी थी, जिसमें नंबर 1 पर हमने पढ़ा था केंद्रक पदार्थ में वृद्धि, यानी कि डीएनए जो था उसके में क्या हो रही थी, वृद्धि, लैम्प्रस गुणसूत्र बन रहे थे। उसके बाद हमने नंबर 2 पे पढ़ा था कि जो कोशिका द्रव है उसमें वृद्धि, कोशिका जो द्रव है उस पदार्थ में वृद्धि। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा पितक वृद्धि प्रावस्था, जिसमें क्या हुआ था, पितक का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं आज नंबर 3 पर गुणन प्रावस्था हो गई, वृद्धि प्रावस्था हो गई, और नंबर 3 पर परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो मतलब कि परिपक्वन प्रावस्था है उसमें क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन है वो बिल्कुल समाप्त होता है। आके स्टार्ट कहाँ से हो गया था, देखो परिपक्वन जो प्रावस्था है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट क्या होता है, आके समाप्त होता है। स्टार्ट कहाँ से हो गया था, देखो कल हमने बताया था वृद्धि प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की शुरुआत होती है, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट होने के बाद वो अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसमें एक बनता क्या है, इसमें सबसे पहले देखो जो प्राइमरी oocyte है, जो प्राइमरी oocyte कहाँ बना था, वो बना था अपना ग्रोथ फेज में। ठीक है, प्राइमरी oocyte का जो ये न्यूक्लियस है, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूट जाती है। ये यहाँ से क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिसके कारण इसका जो क्रोमोजोम्स जो है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोजोम्स भरा हुआ है वो कहाँ पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म। ये देखो ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, और जब डिस्ट्रॉयड होता है, टूटता है, टूटने के बाद कहाँ पर आ जाता है, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और कोशिका द्रव में आकर ये तारक किरणों से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, तारक किरणों से जुड़ जाता है। ठीक है, और तारक किरणों के कारण आधे क्रोमोजोम ऊपर की तरफ जाते हैं और आधे क्रोमोजोम्स नीचे की तरफ जाते हैं। और एटलीस्ट लास्ट में क्या होता है, लास्ट में जब टीलोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, और जब टीलोफेज फर्स्ट होती है, टीलोफेज फर्स्ट, यानी कि टीलोफेज फर्स्ट के अंत में, लास्ट में एक कोशिका में दो केंद्रक बन जाते हैं, ये बन गए। और इसमें से कोई सा भी एक केंद्रक चला जाता है किसमें, प्राइमरी oocyte के अंदर। प्राइमरी oocyte जो है उसकी गर्त में प्रवेश कर जाता है, ये बन गया। बनने के बाद यानी कि कोई भी एक है, तो एक जो है उसका तो साइज हो गया क्या, बहुत बड़ा हो गया, और एक का क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पर जो विभाजन होगा वो कैसा होगा, असमान कोशिका द्रव विभाजन होगा, असमान, जिसके कारण
एक कोशिका तो बहुत छोटी बनती है और एक कोशिका बहुत बड़ी बनती है। देखो यहाँ पर बनाई थी हमने कल, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो रहा है तो एक कोशिका तो बहुत बड़ी होती है साइज में और एक बहुत छोटी होती है। जो बड़ी होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी साइट, जो छोटी होती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके बाद इसमें सेकेंडरी साइट में फिर से असमान विभाजन होता है, मियोसिस सेकंड होता है जो समसूत्री विभाजन के समान होता है। यानी कि जितनी संख्या यहाँ पर थी क्रोमोसोम्स की, यहाँ पर कितने n, यहाँ पर भी कितने होंगे n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो ओम बनेगा, एग बनेगा और एक क्या बनेगा सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी वापस से क्या होगी, डिवाइड होगी, क्या बनाएंगी पोलर बॉडी। तो टोटल एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल से 3 तो क्या बन रहे हैं पोलर बॉडी और एक क्या बन रहा है ओम, एग बन रहा है। लेकिन जो हमने पढ़ा था शुक्रजनन, शुक्रजनन में एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल से 4 शुक्राणु बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल से मात्र कितने एग बन रहे हैं, ओनली 1। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा इसमें टॉपिक आता है कि हमेशा इसमें असमान कोशिका द्रव विभाजन होता है। हमने अभी एक शब्द यूज लिया था असमान कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, मान के चलो ये था अपना प्राइमरी ओसाइट, इसमें विभाजन हुआ अर्धसूत्री, ये बन गया सेकेंडरी साइट, ये बन गया प्राइमरी पोलर बॉडी, फिर इसमें क्या हुआ असमान, ये बन गया अपना ओवम, ये बन गया सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये बना है पोलर बॉडी, ये भी क्या बना है पोलर बॉडी, ये आगे डिवाइड होकर ये भी क्या बनाते हैं पोलर बॉडी। ये क्या है प्राइमरी ओसाइट, ये कौन है सेकेंडरी ओसाइट, और ये क्या बने अपने ओम, ये बने। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n थे, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो n, यहाँ पे मियोसिस सेकंड हुआ है तो n। देखिए मान के चलो 1% यहाँ पर समान कोशिका द्रव विभाजन होता है, असमान नहीं होता। कौन सा समान, मान के चलो कि यहाँ पर 100% क्या है पीतक है, योग है। समान कोशिका द्रव विभाजन होगा तो 50% इधर जाएगा और 50% इधर, फिर इसमें 25 इधर 25 इधर। ठीक है, यानी कि जब इसमें समान कोशिका द्रव विभाजन होगा तो प्राइमरी ओसाइट में तो 100% क्या है पीतक है, लेकिन ओवम जो है उसमें इसका कितना परसेंट गया है, 1/4 भाग गया है। कितना 1/4, जिसके कारण यहाँ पर जो पीतक आया है 25%, वो आगे जो मतलब कि इसका क्या होगा डेवलपमेंट होगा, भ्रूण का परिवर्धन होगा, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा यहाँ पर कैसा होता है असमान कोशिका द्रव विभाजन, जिसके कारण यहाँ पे 100% पीतक है। असमान कोशिका द्रव होगा 100% इधर जाएगा, इधर पीतक नहीं जाएगा, फिर इसका यहाँ पे जाएगा पीतक, इधर नहीं जाएगा, जिसके कारण असमान कोशिका द्रव विभाजन में प्राइमरी ओसाइट और ओवम के अंदर पीतक की मात्रा बराबर बनी रहती है। इसलिए हमेशा अंडजनन में कैसा विभाजन होता है, असमान कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अंडजनन और शुक्रजनन में अंतर, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इन दोनों की बात करते हैं। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नंबर 1 पर हम बात करते हैं फर्स्ट कि नर जो है शुक्र जनन की क्रिया कहाँ पर होती है, नर के वृषण में। नर के वृषण में
शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, नर के वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि शुक्र जनन। उसके बाद अंडजनन की क्रिया कहाँ होती है? मादा के अंडाशय में। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण वो कहलाता है oogenesis, अंडजनन। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे शुक्र जनन की क्रिया। जो शुक्र जनन की जो क्रिया होती है वो मतलब कि कब से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है किशोर अवस्था से। प्यूबर्टी जो एज आती है 12 to 14 एज, किशोर अवस्था जो होती है वहाँ से शुक्र जनन की क्रिया की शुरुआत होती है। उसके बाद में अंडजनन की क्रिया की शुरुआत कब हो जाती है? एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण से हो जाती है। अंडजनन की क्रिया की शुरुआत किससे हो जाती है? भ्रूण से हो जाती है। नंबर तीन पर बात करते हैं शुक्र जनन की जो वृद्धि प्रावस्था है। शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था वो बिल्कुल कैसी है? छोटी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी वृद्धि प्रावस्था कैसी? काफ़ी लंबी है और जटिल है, क्योंकि हमने पढ़ा इसमें 2 फेज पढ़ी। कौन कौन सी? एक तो हमने पढ़ी थी पित्तक पूर्व वृद्धि प्रावस्था और एक पित्तक वृद्धि प्रावस्था। पित्तक पूर्व में भी इसके 2 भाग कौन कौन से? एक तो केंद्रक पदार्थ में वृद्धि और एक कोशिका द्रव में वृद्धि। ठीक है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं शुक्र जनन की जब क्रिया होती है तो एक प्रीमोडियल जर्म सेल से, एक प्रीमोडियल जर्म सेल से 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने? 4 शुक्राणु। और इधर अंडजनन में एक प्रीमोडियल जर्म सेल से oogenesis की क्रिया में एक जो प्रीमोडियल जर्म सेल है उससे सिर्फ एक ही क्या बनता है? ओम बनता है, या फिर क्या? एग बनता है। ठीक है। उसके बाद अभी नंबर 5 पर शुक्र जनन की जो क्रिया होती है उसमें समान कोशिका द्रव विभाजन होता है। समान कोशिका द्रव विभाजन। समान कोशिका द्रव विभाजन होता है। लेकिन इधर यदि हम बात करें, अभी हम पढ़ के आए कैसा होता है? असमान कोशिका द्रव विभाजन। क्यों होता है असमान कोशिका द्रव विभाजन? क्योंकि असमान कोशिका द्रव विभाजन के कारण पित्तक की मात्रा प्राइमरी oocyte से ओवम में बराबर होती है। उसके बाद नंबर 6 शुक्र जनन की क्रिया में बना शुक्राणु छोटा होता है। शुक्र जनन की क्रिया में बना जो शुक्राणु होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है और गतिशील होता है। लेकिन अंडजनन की क्रिया में बना अंडाणु बड़ा होता है और अगतिशील अचल होता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 पे हम बात करते हैं शुक्र जनन की क्रिया कब से स्टार्ट हुई थी? अभी पढ़ा हमने किशोर अवस्था से। लेकिन इसका लास्ट जो है, एटलीस्ट लास्ट, वो कब तक होती है? जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है। यानी कि शुक्र जनन की शुरुआत किशोर अवस्था से लेकर उसकी मृत्यु तक होती है। नेक्स्ट नंबर इधर अंडजनन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई थी? भ्रूणीय अवस्था से। यानी कि अंडाणु का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ही क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और ये लगभग 40 से 45 वर्ष में क्या हो जाता है? पूर्ण। इसके बाद में माता क्या नहीं होती? गर्भवती नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर 8 शुक्र जनन की क्रिया में जो शुक्राणु बनते हैं,
शुक्र जनन की क्रिया में जो शुक्राणु बनते हैं वो लगभग लाखों की संख्या में बनते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में बनते हैं। लेकिन अंड जनन की प्रक्रिया में अभी हम पढ़ के आए हैं केवल क्या बनता है, एक ही अंडाणु बनता है, एक ही ओवम बनता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 9, शुक्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है। शुक्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है। लेकिन अंडजनन की प्रक्रिया अभी हमने देखा कि जो लंबी प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था, वो कैसी, काफ़ी लंबी और जटिल होती है। ठीक है। तो ये इसमें कुछ मेन डिफरेंस थे, मतलब कि मेन अंतर थे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में। ठीक है।